जयशंकर साहब हैं, इज अ फ्लॉप फॉरेन मिनिस्टर। ईरान की तरफ से बात आई कि हमें ऑफर हुआ है। इनके अंदर से ना यू कैन नॉट पुल बॉलीवुड आउट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल एलीट, नहीं निकाल सकते आप में। कहीं ना कहीं इनके अंदर गोविंदा छुपा हुआ है। बार बार जाना या आज कोई ख़ास पैगाम, ख़ास मौका है, ख़ास कोई पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कशन होगी और अंडरस्टैंडिंग बनेगी ईरान और यूएसए की। सर, उनके स्कूलों के हालात आप देख लें, उन बच्चों के हालात देख लें, कहीं कीड़े निकल रहे हैं खाने से, कहीं छत नहीं है, बच्चे स्कूल में है ही नहीं, वो घोस्ट स्कूल्स बने हुए हैं। उन्होंने कहा अमेरिका किसी खाम ख्याली नहीं, अमेरिका एक इकोनॉमिक सुपर पावर हुआ करता था। उस गड्ढे में से बाहर जो निकालेगा ना, उसकी वर्थ इन दोनों से ज़्यादा होगी एंड दैट कंट्री इज। आप सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं और वो फ्रांस के साथ जाके एक डील कर रहे हैं। वो जयशंकर पूछ रहा था ना कि ट्रायलैटरल एग्रीमेंट का क्या फ़ायदा है। ये मुंह काला करने का दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा के आपको क्या मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्ट्रेटेजिक टॉक। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे मक्का पैक्ट के ऊपर। जयशंकर साहब, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है, उन्होंने कुछ लबकुशाई की है, इसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कौन सी दूसरी कंट्रीज़ अब आवाज़ें आ रही हैं, ज्वाइन करना चाहती हैं और क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, उनको इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या है ऐसा मक्का पैक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि यूएसए ने अब नई धमकी दी है ईरान को और एक इकनॉमिक डी डे की बात हो रही है, लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। कुछ इकोनॉमिक सेंक्शंस वो लगाना चाहते हैं ईरान के ऊपर। ये समझेंगे कि जो पहले सेंक्शंस लगी थी ईरान के ऊपर, क्या उनका फ़ायदा नहीं हुआ और नई सेंक्शंस कैसे अमेरिका को अपने अहदाफ हासिल करने में मदद देंगी। और उसके साथ ही डिस्कस करेंगे हमारे सीडीएफ इस वक्त ईरान में मौजूद है और क्या ज़रूरत थी इस ईरान के ट्रिप की, उधर क्या चीज़ें डिस्कस ऐसी होने वाली हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। और देखेंगे इजराइल एंड टर्की के महाज को कि उनके अंदर अब ये जो जारी कशमकश है ये क्या रूप लेती नज़र आ रही है। साथ ही साथ देखेंगे मैक्रोन प्रेसिडेंट जो है फ्रांस के, उन्होंने एमबीएस से मुलाकात की है और अब सऊदीया और फ्रांस कुछ मुआहदे आपस में साइन करने जा रहे हैं। देखेंगे इनकी क्या अहमियत है। और बिल्कुल आखिर में देखेंगे यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अब इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में नज़र आते हैं, क्या रास्ता रह गया है उनके पास और ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है इसका नतीजा क्या होगा, इसको भी देखेंगे। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो के अंदर हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट और सीनियर रैंकर चौधरी मोहम्मद फराज साहब। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मक्का पैक्ट, हम तो बड़ा खुश हो रहे थे सर, दुनिया में भी काफ़ी आवाज़ें आई थी। जयशंकर साहब हैं फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, उन्होंने बैठ के बड़ा कैजुअली, विच आपसे भी मैं जानना चाहूँगा डिप्लोमेटिकली, अगर आपने वो देखा है उसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा कि क्या ये इतनी कैंडिडनेस, कैजुअलनेस डिप्लोमेसी में अच्छी समझी जाती है। बड़ा कैजुअली उन्होंने इस चीज़ को आप कहें अंडरमाइन करने की कोशिश की कि क्या फ़ायदा हुआ है टर्की, सऊदीया और पाकिस्तान को इस पैक का। एंड ही हिंटेड कि पैक के बाद आप देख लें हालात क्या है, पाकिस्तान के अपने मसाइल चल रहे हैं, अफगानिस्तान की उन्होंने इशारा दिया, टर्की का उन्होंने इजराइल का इशारा दिया और सऊदी अरेबिया का अपने रीजन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट बन रहे हैं। तो सर, क्या वाकई कोई फ़ायदा नहीं हो मक्का पैक्ट और इतना ही कोई ये मीनिंगलेस है जिस तरह जयशंकर साहब ने कहा? थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। बड़ा आपने तफसील के साथ सारी चीज़ों को इसमें कवर कर दिया। आई विल स्टार्ट बाय द पॉस्चरिंग, जो आपने ज़ोर दिया कि बड़े कैजुअल थे ये बात करते, ये चीज़ मैंने भी नोट की है। देखें, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग कुछ होती है लेकिन इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज जो है वो सूट नहीं करती किसी फॉरेन मिनिस्टर को। नंबर वन, इट्स अ वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आपके एक बंदे ने आपके पूरे मुल्क की पॉस्चरिंग, पूरे मुल्क की पॉलिसी, पूरे मुल्क की ग्रेस जो है वो पेश करनी होती है। इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल। यू आर लुकिंग एट इंडिया व्हेन द फॉरेन मिनिस्टर स्पीक्स, you're नॉट जस्ट लुकिंग एट अ पर्सन, you're लुकिंग एट अ कंट्री। इसकी डीपर मीनिंग्स ये हैं। तो अगर आप इतने अहम मामलात के ऊपर इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज और रवैया आपका ऐसा होगा तो आप अपना मजाक खुद बनवाएंगे। ये है पहली चीज़ और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अ फॉरेन मिनिस्टर मस्ट बी अ वेरी सीरियस एंड इक्विप्ड पर्सन, जिसको अपने अल्फाज से लेके अपने एक्सप्रेशंस तक, अपने कपड़ों से लेके अपनी बातचीत तक, उसके उतार चढ़ाव तक, अल्फाज के चुनाव तक, सब पे अबूर हासिल होना चाहिए। बाय द वे, जो जयशंकर साहब हैं, ही इज़ अ फ्लॉप फॉरेन मिनिस्टर। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये प्रवीण स्वानी साहब का एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने इनके कारनामों को पहले इनलिस्ट किया
जी। इन्यूमरेट किया, एक के बाद दूसरे बताए और फिर कहा कि ये किस बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। सो आई एग्री विद हिम। इससे पहले कि हम क्रिटिसाइज़ करें, उनके कंट्री में अपने अंदर जो इंटेलेक्चुअली साउंड लोग हैं उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ कर दिया। तो एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि उनके इस चीज़ को ना मानने से किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द होल वर्ल्ड नोज़ कि इट्स अ बिग थिंग। एक चीज़, इवन अमेरिका एक्नॉलेजेस दैट इट्स अ बिग थिंग। वाई इट इज़ बिग, आप जब ये सवाल करेंगे तो मैं उस पर भी रोशनी डालूंगा। तीसरी चीज़ कि पैक्ट का क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान को तो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, सऊदी अरेबिया को ईरान के चैलेंजेस हैं, तुर्किया को अपने इजराइल के चैलेंजेस हैं। ये तो बड़ी बच्चों वाली बात होगी। क्या इस टाइम पे यूक्रेन को कोई चैलेंज नहीं है? क्या रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं तो रशिया को कोई चैलेंज नहीं है? क्या चाइना के ऊपर, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने या धमकी देने से और आबना हुर्मुज़ की बंदिश से भले वो डिटूर ले लें, उनको कोई चैलेंज नहीं है? दुनिया में हर मुल्क को इस टाइम पे कोई ना कोई चैलेंज है। इसको आप इससे कैसे रिलेट करते हैं कि अगर एक डिफेंस पैक्ट हो रहा है तो आप उसको एक तराजू में रख दें, यू जस्ट प्लेस थिंग्स इन अ स्केल और उसको वे करने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स है तो पैक्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम्स जो हैं तीनों कंट्रीज़ को पैक्ट से पहले के हैं और पैक्ट जब हो गया है तो अब उसका फ़ायदा भी हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र करें, आपको फ़ायदा नज़र आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके फ़ायदे में किसी का नुकसान होगा, लेकिन डेफिनेटली फ़ायदा नज़र आएगा। ये इतनी ह्यूज किस्म की कमिटमेंट है बिटवीन 3 कंट्रीज़ कि ये इसकी फ्रूएशन आने में टाइम लगेगा। ये ओवरनाइट नहीं होता, यू अनाउंस अ पैक्ट एंड यू रीप इट्स रिजल्ट्स द नेक्स्ट डे, ऐसा नहीं होता। तो अगेन आई वुड से कि वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया who doesn't think that he is representing a big country. He thinks that downplaying Pakistan would make his day. ये सबसे घटिया अप्रोच है इनकी और ये आज की नहीं है। इन्होंने ही कहा था ना कि पिंपिंग करते हैं और इस तरह के गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं किया अपनी इज्जत में, जो कि अगर मुझे नहीं लगता कि मैं अगर पूरा इसका रिव्यू भी करूं इस शख्स का करियर तो उसमें मुझे ये नहीं लगता कि इसकी कोई बहुत बड़ी इज्जत थी। वॉज ए वेरी मीडियोकर। दिस ऑल्सो वॉज पॉइंटेड आउट बाय प्रवीण स्वाने कि बड़ा मीडियोकर किस्म का ये डिप्लोमेट है। ही इज़ नॉट आउटस्टैंडिंग। जाहिर है आपकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के अंदर भी यू कैरी अ नेम और उसके अंदर आपकी जो शोहरत है वो लोगों को पता होती है। तो ही इज़ नॉट आउटस्टैंडिंग समथिंग somebody really mediocre। और फिर जब आप मीडियोकर होते हैं तो फिर आप बात भी मीडियोकर ही करते हैं, बड़ी आउटस्टैंडिंग बात नहीं कर सकते। ठीक है सर, थोड़ा बॉलीवुड टाइप तक। जी बिल्कुल। वो उनको लगता है मूवी के लिए डायलॉग बोलूंगा तो बहुत खूबसूरत बात की है। आई रियली वांटेड टू से इट बट आई डिलिबरेटली डिड नॉट से इट बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट अ फॉरेन मिनिस्टर्स रोल को ट्रेडिशनली कैसा होना चाहिए। तो मैंने डिलिबरेटली एग्जैक्टली यही बात, वो जो बैठना, वो जो इशारे करना, वो इनके अंदर से ना यू कैन नॉट पुल बॉलीवुड आउट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल एलीट, नहीं निकाल सकते आप इसमें। कहीं ना कहीं इनके अंदर गोविंदा छुपा हुआ है। ठीक है सर, गोविंदा तो बहुत अच्छे एक्टर थे। मतलब जो भी है गोविंदा जो भी। सर चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, इंडिया के चैलेंजेस सर। और वो प्रवीण स्वाने, आपने कल बिल्कुल सही कहा, उन्होंने भी कुछ उसके अंदर डाले। अब जो मैं देखता हूँ सर, चैलेंजेस की जो बात हो रही है इंडिया के अंदर, एक चैलेंज है चाइना के साथ प्रॉब्लम खड़ा हो गया जी, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम एग्जैक्टली ही सेड। हाँ जी, अफगानिस्तान दोस्त और इजराइल दोस्त है, जो कि दोनों किस किस्म के दोस्त हैं, दोनों किस किस्म के दोस्त हैं यार। यू कैन इमेजिन कि क्या बात हो रही है। वेरी वेरी वेल पॉइंटेड। जो इससे भी बड़ा सर सीरियस प्रॉब्लम अब मैं देख रहा हूँ, पिछले 2-3 हफ्ते से मैं अभिजीत दिपके साहब को फॉलो कर रहा हूँ जी। ठीक। वो स्कूल जा रहे हैं सर, एंड ही हैज एक्सपोज्ड बीजेपी गवर्नमेंट एट अ स्केल। सर उनके स्कूलों के हालात आप देख लें, उन बच्चों के हालात देख लें, कहीं कीड़े निकल रहे हैं खाने से, कहीं छत नहीं है, बच्चे स्कूल में है ही नहीं, वो घोस्ट स्कूल्स बने हुए हैं। तो ये जो इंटरनल इतने सीरियस किस्म के चैलेंजेस हैं, यूथ की आवाज़ आ रही है सर। अब वो हमारे बड़े सीनियर एंकर ही हैं, अब उनको कहना पड़ता है, वो रोते बहुत ज़्यादा है, इंडियन एनकाले, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, अर्नब गोस्वामी जी, गोस्वामी आपकी फेवरेट है, आप नाम भूल गए सर। कभी कभी स्किप होता है, इतना वो आपको पता है उनका। तो अब यूथ बैठ के सर खुलेआम बातें करिए टीवी चैनल्स के ऊपर, बीजेपी गवर्नमेंट की सारी, वो कह रहे हैं आपने कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ ढकोसलेबाजी की है और मेकअप किया है, इंटरनल आपने कोई परफॉर्मेंस आपकी है ही नहीं पूरी इंडिया में।
ये इन चैलेंजेस को होते हुए अनफॉर्चुनेटली द कंट्री इज हेडेड बाय नसीरुद्दीन शाह का मुझे वो स्टेटमेंट याद आ रही है। जी वीडियो एग्जैक्ट वर्ड्स जो थे मैं पहले माजरत कर लेता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है। उनका जाहिल आदमी बैठा हुआ ऊपर, ठीक है, तो वो जाहिल लोगों के अंदर ही चाहता है, जाहिल ही लोग लुबे लुबाब उसका ये है। द बॉटम लाइन वाज दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समथिंग आउटस्टैंडिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज इलिटरेट हिमसेल्फ। एक जाहिल आदमी आपने अपने ऊपर ला के बिठा दी जिसको बात नहीं करनी आती। वो बात करने से पहले 10 रिहर्सल्स होती हैं। कैंडिडली या रैंडमली ही कैन नॉट फेस मीडिया व्हाइल बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज़ अनएबल टू। मैं लैंग्वेज के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करता, और लैंग्वेज को पढ़ाई लिखाई से मैं बिल्कुल वो ये नहीं कहता कि ये साबित होती है आपकी पढ़ाई लिखाई आपके बात करने या कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आई बिलीव दैट किसी भी लैंग्वेज में, बट ही शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू फेस एनी मीडिया एट एनी टाइम, चाहे जितने मर्जी सवाल सख्त करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, लेकिन वो ही इज़ अनएबल टू डू सो। हैंड पिक्ड मीडिया होता है। टाइम चीज़ अगर बात भी करनी हो तो वो ख़ास किस्म का मेकअप होता है, ख़ास किस्म के एंगल्स होते हैं, ख़ास तस्वीरें, वही बॉलीवुड, वही सारी अप्रोच। भाई आप अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के सामने आए, जवाब दें। आप तो क्लेम करते हैं ना कि बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, तो बिगेस्ट डेमोक्रेसी में यू आर अनएबल टू गिव एन इंटरव्यू रैंडमली एट एनी पॉइंट इन टाइम। कोई आपके सामने आ जाए या कोई कॉल करके पूछे या मांगे आपसे, बड़े से बड़ा मीडिया हाउस नहीं देते इंटरव्यू। अब तक तो बंदा सीख जाता है सर, 10 नहीं, साल मैं हो गए। ये नहीं कह रहा, देखिए मैं एबिलिटी पे बात नहीं कर रहा, बंदा जाहिल है ना बेसिकली, तो पढ़ाई पे जोर कैसे देगा यार। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं, या एक कुछ ऐसे इलिटरेट लोग होते हैं जिनके अंदर, जिनको एक कमी महसूस होती है, उनके कोई हालात ऐसे होते हैं कि पढ़ लिख नहीं सकते, वो बहुत प्रमोट करते हैं कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी कौम कर ले, मेरे बच्चे कर लें, मेरा सूबा कर ले, मेरा मोहल्ला कर ले। वो इस चीज़ के ऊपर कारबंद रहते हैं। दूसरी टाइप क्या है, जिनको रिग्रेट नहीं होता ना कि मैं नहीं पढ़ सका, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, नार्सिसिज्म होता है उनके अंदर। वो कहते हैं मैं पढ़े लिखे बगैर ही ये बन गया हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वो फिर नरेंद्र मोदी जैसे लोग होते हैं जो कहते हैं खैर है पढ़ाई हो ना हो, वरना स्कूल्स अच्छे करें ना यार, ताकत है ना आपकी, यूथ आपकी ताकत है। इंडियंस को फ्री मशवरा, आज मूड अच्छा है तो आप अपने बच्चों को करें ना, ये गो स्कूल ठीक करें, मूडी कर दें ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ा एक ऑलरेडी लिटरेसी रेट इज गुड इन इंडिया एंड दे क्लेम ऑल्सो, सो गुड फॉर देम। मैं यूथ पढ़ी लिखी होगी ना, पढ़ी लिखी यूथ आपके नेबरहुड में होगी तो अच्छे फैसले करेगी, बेवकूफ़ों वाले फैसले नहीं करेगी। ऑरेंज रंग के धतूरा मुंह के ऊपर मल के नहीं आप पे हमला करेगी, गंदी शक्लें बना के चीखेंगे। पढ़े लिखे होंगे, अल्लाह ने जैसी भी शक्ल दी है वो फिर बिहेव करेंगे। तो आई विश के इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट बहुत ही अच्छा हो, गो स्कूल ना रहे, अच्छे स्कूल बने, बच्चे पढ़े लिखें, सो दैट दे बिकम गुड नेबर्स। ठीक है, और हमारे बच्चे भी और हमारी हुकूमत भी इस चीज़ पे जोर दे, पढ़ाई लिखाई बड़ी ज़रूरी है। ओके सर, इसी से लास्ट क्वेश्चन एक आपका कर लेता हूँ, मक्का पैक्ट से रिलेटेड है। अब बांग्लादेश आवाज़ आती है, अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं, जब तक ये हो नहीं जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। ईरान की भी आवाज़ आई पिछले कुछ दिनों में कि ईरान भी ज्वाइन करना चाहता है। सर ऐसा क्या है मक्का पैक्ट के अंदर कि ये दो मुस्लिम कंट्रीज़ अब सोचती हैं कि हमें ज्वाइन करना चाहिए, क्या फ़ायदा मिलेगा? देखें ये बहुत बड़ी चीज़ है। मक्का पैक्ट एक छोटा अलायंस नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, आप ओपेक में उसका लेवल देखें, आप दुनिया के तेल की मोनोपोली पे उसका लेवल देखें मुल्क का, उनकी तरक्की आप देखें अंडर द क्राउन प्रिंस। देखें यार, परफेक्ट कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं होती, कमियां तो होंगी, कंट्रोवर्सीज भी होंगी, आपके निज़ाम पे क्वेश्चंस भी होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन तरक्की तो हुई है। और वो बंदा, वो लीडर या वो लीडरशिप KSA में वाइब्रेंट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक चीज़ हो गई, ये जो तैयब अर्दोगान है टर्की के, तुर्किया के जो प्रेसिडेंट हैं, बात ये है कि ही इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन। उनको भी अपनी बड़ी फॉलोइंग हासिल है और उनके भी कुछ फैसले बहुत गलत होंगे, कुछ कंट्रोवर्सीज होंगी, मैं उनमें नहीं जाता। अब जाहिर है मैं टर्की पे तो कमेंट क्या करूं, लेकिन आप ये देखें कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, नेटो का एक बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, सेकंड नंबर का मिलिटरीली, नेटो पूरी नेटो में, तो एक वाहिद यूरोपियन कंट्री जो मुसलमान भी है और नेटो मेंबर भी है। तो इसको देखें तो बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, बैटल टेस्टेड है, बहुत तगड़ी आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो इनका अलायंस आप इस तरह लाइटली नहीं ले सकते, ना कोई और ले रहा है। आप रीजन के अंदर देख लेना, एंड देन द वैक्यूम विच इज़ क्रिएटेड
अमेरिका की डील क्या थी? वील गिव यू मिलिट्री सपोर्ट, वील गिव यू सिक्योरिटी, वो हमारी जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी तेल आप निकालें और दुनिया में बेचें, हम बेसिस बनाएंगे, आपको प्रोटेक्शन हम देंगे। प्रोटेक्शन की बात वो नहीं दे सके, वैक्यूम आ गया, पाकिस्तान बीच में आ गया, तुर्किया भी बीच में आ गया। अब हु वुडंट वांट टू जॉइन दिस पैक्ट? स्पेशली आपने बात कर दी ईरान की। ईरान को एक मिनट के लिए साइड पे करें, और मैं क्यों साइड पे कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इजिप्ट इन टू माइंड्स है। इजिप्ट के आने के चांसेस हैं, इजिप्ट आएगा। इजिप्ट बहुत बड़ा मुल्क है उस रीजन का। उसके बाद कुवैत है, कतर है, ठीक है। उसके बाद शाम है, सीरिया है आपका। उसके बाद फिर मैं ईरान को लास्ट में रखूँगा। ईरान की तरफ से बात आई कि हमें ऑफ़र हुआ है, पाकिस्तान ने नहीं इसको वेरीफाई किया, KSA ने नहीं किया, तुर्किया ने नहीं वेरीफाई किया। देखिए इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ Iran claiming that it has been offered a seat in this pact, or it has been offered formally by these three countries supposedly। किसने किया है मंजरे आम पे नहीं आया, ये न्यूज़ अभी ऑथेंटिक नहीं है, ये मैं आपको बताऊँ। ईरान की बात ज़रूर हो रही है, लेकिन देखिए ईरान की इसको ज्वाइन करने की रिपरकशंस बहुत गहरे हैं। मैं नहीं समझता कि ईरान इसको ज्वाइन करेगा। मैं नहीं समझता कि ये 3 कंट्रीज़ अभी ईरान को ये ऑफ़र करेंगी। इसको रिलेट कर रहे हैं हमारे CDF के आज के जो ईरान का विजिट है उसके साथ, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़े से आपसे माजरत के साथ आप वो भी इंक्लूड कर देते इसमें। कोई सर इस पे है आप में आप कुछ भी नहीं छोड़ते। मैं तो आपसे बड़ा तंग हुए, आप हर चीज़ कवर कर लें। सर आपके पास जवाब ही इतने होते हैं, हम क्या करें? नहीं ऐसी बात नहीं है, आपके सवाल माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये जो पैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी कंट्रीज़ आएंगी, ईरान अभी फ़िलहाल मैं नहीं देखता। और बांग्लादेश की ख्वाहिश होना क्यों ना हो, बांग्लादेश इज़ चेंजिंग इट्स पॉलिसी। इंडिया से तंग है, साउथ एशियन सारी कंट्रीज तंग है इंडिया से, और इंडिया की कोर्शन से, और इंडिया के एग्रेशन से, और इंडिया के जिंगोइज्म से। दे नीड टू बी अ पार्ट ऑफ एन अलायंस जो कि तगड़ी हो, और ये ट्राइलैटरल एग्रीमेंट फ़िलहाल बहुत तगड़ा और बड़ी अच्छी गोइंग है इसकी। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी बड़ा अलायंस बन जाएगा। मैंने बहुत प्रोग्राम्स पहले जब ये अनाउंस हुआ था तो मैंने आपको बताया था ये बड़ा अलायंस बनेगा। तो ये बड़ा अलायंस बनेगा और इसका बड़ा फ़ायदा भी होगा, और दिस इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर दीज कंट्रीज़। और यही वो चेंज है आपकी जो जियोपॉलिटिकल एक सीन है उसके अंदर, यही चेंज है कि अमेरिका थोड़ा सा रेस्ट्रेंट पे जा रहा है और बाकी कंट्रीज़ आगे आ रहे हैं। ठीक है सर, ब्रीफली इसके ऊपर कर दें। बांग्लादेश आ जाता है जो कि अब किसी ना किसी स्टेट पे मुझे लगता है इंशाल्लाह आ ही जाएगा जी। इंडिया के लिए सर फिर क्या देखें, एक तरफ बांग्लादेश एक तरफ हम। जयशंकर की स्टेटमेंट का मैं इंतजार करूंगा कि जब बांग्लादेश ज्वाइन कर लेगा तो फिर वो किस तरह लेट के कहेगा कि कुछ भी नहीं हुआ, बांग्लादेश में क्या फ़ायदा हुआ है, तो बांग्लादेश को इसका ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा हुआ, कि सोने के पहाड़ तो नहीं निकला है वहाँ से। तो इस तरह की बातें तो कोई भी कर सकता है, ये जाहिलों वाली बातें। ये अगर इम्पोर्टेंट ना हो तो बांग्लादेश के अंदर एक इतनी बड़ी आबादी है, एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, दे आर रीडिफाइनिंग देयर पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान ऑल्सो। हमारा बड़ा बिटर पास्ट है। और इंडिया के साथ इंडिया ने क्या किया था, क्या रोल प्ले किया था, बड़े कम वक्त के अंदर इंडिया ने उसका जो है ना जवाब मेरे ख्याल में वो ले लेगा। क्योंकि जो सेंटिमेंट है ना जो बांग्लादेश के अंदर विज़ावी पाकिस्तान, वो चेंज हो रहा है ये बात, और मुझे इसकी बड़ी दिली खुशी है। आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, दिल के बड़े करीब हैं, एक्स पाकिस्तानीज़ हैं, और अल्लाह पाक उनको बहुत तरक्की दे। और उनकी जो एक एनिमोसिटी कह लें, नफ़रत कह लें, उनका कंसर्न्स कह लें, बांग्लादेश के जो भी ग्रीवेंसेस हैं ना टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो लेजिटिमेट हैं यार। और उनका अगर वो पॉलिसी चेंज हो के अब वो दोस्ती की तरफ आ रहे हैं या कॉर्डियली हमें देख रहे हैं, हमारे लिए बहुत बढ़िया। ठीक है सर, अब चलते हैं US एंड ईरान की तरफ। सर तकरीबन बचपन से मुझे क्लियरली याद है कि जो पहली खबर मेरे जहन में आती, ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई थी उस वक्त जी। जितना भी मैं हिस्ट्री में पीछे चला गया बिल्कुल। अब कोई नई इकोनॉमिक D-Day की बात हो रही है। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस क्या अब हासिल कर लेंगी D-Day वाली जो 40 साल पहले नहीं हासिल कर? आई टोल्ड यू इन द लास्ट प्रोग्राम जी, क्या वही पुरानी टॉफी नया रैपर है, कुछ भी नहीं है। देखिए सैंक्शंस तो ऑलरेडी लगी हुई है ना ईरान के ऊपर, सैंक्शंस ऑलरेडी लगी हुई है, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। किस किस्म की सैंक्शंस लगाएंगे? अच्छा छोड़ें चाइना जो है, चाइना की जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन हैं ली यांग, उन्होंने क्या बयान दिया है वो ज़रा ऐड करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा अमेरिका किसी खाम ख्याली में, अमेरिका एक इकोनॉमिक सुपर पावर हुआ करता था
और तब अगर वो ये बात करते कि इकोनॉमिक डी-डे होगा या सैंक्शंस, तो ईरान के ऊपर वो लगा सकते थे. टुडे चाइना इज द इकोनॉमिक सुपर पावर. ही डिक्लेयर्ड इट एंड ही सेड आप ईरान के ऊपर ना वो सैंक्शंस लगा सकते हैं ना हम लगाने देंगे. बात ही ख़त्म हो गई. क्योंकि देखिए डायरेक्ट इफेक्ट ही तो चाइनीज़ है ना. इरानियन जो सैंक्शंस हैं बाय द यूएस, उसका डायरेक्ट सबसे ज़्यादा बड़ा असर तो चाइना पे पड़ता है. तो चाइना ने रीजन के अंदर क्या करना है? चाइना ने रीजन के अंदर अपना सर्वाइवल और अपने इंटरेस्ट को देखना है. सर्वाइवल की बात तो उसकी बड़ी दूर आएगी, नॉट द राइट वर्ड, बट अपने इंटरेस्ट को देखना है. और उनके इंटरेस्ट की बात यही है कि ईरान के ऊपर मजीद सैंक्शंस ना लगे. वो उसके ब्लॉक में आता है, रशिया के चाइना के ब्लॉक में ईरान आता है. तो दे विल बी वेरी हैप्पी टू ओब्लाइज द इरानियंस इन दिस रिस्पेक्ट. और ये सिर्फ एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप. मे बी इट इज़ समथिंग टू डू विद द मार्केट्स. स्टेटमेंट ऐसी दूंगा क्या होगा, वही गिमिक पुराना, नई कोई चीज़ नहीं है इसमें कोई. और दूसरा, अगर आपने ये काम करना था तो आपने इतनी बड़ी जंग क्यों की? इकोनॉमिक सैंक्शन से ही उनका गला घोंट के खत्म कर देते हैं. न्यूक्लियर भी खुद ही खत्म हो जाता है. वो घुटनों पे आ जाते हैं और कहते हैं भाईजान ये ले जाएं, आप अपना न्यूक्लियर ले जाएं और प्लीज ये सैंक्शन हटा दें. इफ इट वाज दैट इजी तो दे शुड हैव डन इट अर्लियर. अभी क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, मुझे तो समझ नहीं आती. बिल्कुल सही है सर. और अब तो बात वहाँ, मैंने पिछली बार भी अजराय तफन्नुनी कही थी कि बात वहाँ जा रही जहाँ मोदी जी आप पूछने वाले कि आपके कितने तैयारी गिरे, हमारे तो चलें गिरे गिरे, आपकी कितने तैयारी गिरे. इतनी हिम्मत अगर उनके अंदर होती तो ये बड़ी हिम्मत वाली बात है, वो नहीं कर सकते. सर हिम्मत से बिल्कुल याद आ गया, मैं अगला सवाल करने लगा था. अभी मैंने वही एम्बेसडर जिन्होंने एक कमेंट दिया था कश्मीर के ऊपर जी रिसेंटली इंडिया में बैठ के, जी. उन्होंने एक स्टोरी भी एक और इंटरव्यू में बताई है जिसमें वो बता रहे थे कि मोदी साहब ने ट्रंप साहब से मिलने की सिर्फ एक शर्त रखी थी. वो जो G20 का मौका था कि कोई प्रेस और मीडिया टॉक नहीं होगी. तो वो कहते हैं लेकिन उसके बावजूद जब सारा कुछ हो गया तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अचानक पूछा मीडिया से कि एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, तो उसके बाद 45 मिनट चलते रहे एंड देन एवरीथिंग वाज ऑन टेबल. ओके सर, CDF हमारे इस वक्त ईरान में कुछ तस्वीरें आ चुकी हैं. इंटीरियर मिनिस्ट्री बैठी थी, दूसरी तरफ से हमारी तरफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे. अब सर इन सब चीज़ों के अंदर आपको क्या लगता है, तीसरा ट्रिप है सर ये, बार बार जाना, या आज कोई ख़ास पैगाम, ख़ास मौका है, ख़ास कोई पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कशन होगी और अंडरस्टैंडिंग बनेगी ईरान और USA की? ईरान और USA की मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम बार बार रेफरेंस इसलिए आ जाता है कि ज़रूरी है. जी. मैंने आपको ये कहा था कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री दैट कैन पुल अमेरिकन्स एंड द इरानियंस आउट ऑफ दिस मैस. ये दोनों के लिए ही मैस है. दोनों रेजिलियंस दिखाएं, दोनों बयान दें, दोनों एक दूसरे को D-Day की धमकी दें, दोनों कुछ भी कर लें. वो कहें हम नहीं न्यूक्लियर बनाने देंगे और वो कहें कि हम ज़रूर बनाएंगे. इवन वो न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं अमेरिकन. ठीक है, इन सो मैनी वर्ड्स. लीक हो रही बात, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं, उनकी वो जो मिस मार्जरी टेलर ग्रीन थी वो भी कह रही. गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना सूट फिर भी नहीं करती. टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चल जाएगा, बड़ा मुल्क है ईरान, वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेगा, क्या होगा? इट्स अ बिगर मैच. तो आप इसको किसी भी बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाएंगे, नहीं बॉडी बैग से घबराएंगे अमेरिकन, वो जवाब दे देंगे, लंबा हो जाएगा ना. वो क्या लंबी जंग अफोर्ड कर सकते हैं? क्या लंबी जंग के ख्वाहिशमंद हैं? नहीं, दोनों नहीं. पोजीशन है दोनों की नहीं, ज़रूरत है दोनों को नहीं. प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इसमें से बाहर निकालना किसने? आप किसी खड्डे में गिर जाएं, आप बहुत ज़बरदस्त हों, खूबसूरत कपड़े पहने हों, एक बड़ी बेहतरीन गाड़ी में से उतरें और बड़े प्रोफाइल्ड हों, पूरे इलाके में जाने जाते हों, ज़ोरावर हों, और आपको खड्डा नज़र ना आए और आप उसमें गिर जाएं. आपकी गलती हो या ना हो, अब सिचुएशन क्या है? आप खड्डे में पड़े हुए. अब उस खड्डे में से निकालने के लिए या तो आप खुद निकलेंगे या किसी की मदद आपको चाहिए होगी. ठीक है जी सर, या आपकी बात से एक शरारत या दो आप कीजिएगा, या दो बड़े सूटेड बूटेड ज़बरदस्त किस्म के बंदे लड़ते हुए खड्डे में गिर जाएं, तो अब वो तीसरा बंदा जो उनको बाहर निकालेगा उस टाइम पे तो चैंपियन और बादशाह वो है जो उनको खड्डे से बाहर निकालेगा. तो अपनी अपनी वर्थ के साथ खड्डे में गिर गए. उस खड्डे में से बाहर जो निकालेगा ना, उसकी वर्थ इन दोनों से ज़्यादा होगी. एंड दैट कंट्री इज पाकिस्तान. इट इज़ द रियलिटी. ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता. यस, रियलिटी चेंज नहीं होगी. तो आपने सर इस तरीके से एक्सप्लेन की, बार बार मेरे जहन में आ जाता है सर, अभिनंदन साहब आए त्यारे पे थे सर. यार आप क्यों करते हैं सर? वो मुझे भूलता नहीं. मत करें. एक बंदा फाइटर प्लेन पे है सर, नीचे बस हो गया, जमीन पे वो पकड़ा जाए, उसको चांटे पड़े हुए, बहुत ही हो गया, अनबिलीवेबल. एनीवे,
इसराइल टर्की सर, टर्की ब्रादर मुल्क हमारा, फ़ख्र है हमें उनके ऊपर, और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे, एग्रीमेंट भी हो चुका है। अब इसराइल जो है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि जो ग्रैंड प्लान है सर उसमें टर्की सबसे पहला पड़ाव बनता है ना, तो अब ये जो ग्रैंड प्लान है, डू यू थिंक कि जो इसराइल और टर्की हैं ये लड़ाई की तरफ जाएंगे या उससे पहले कोई बीच में? देखिए बात ये सुलह मैंने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट आपसे ये की थी कि देखें when Turkey is up to something which is creating a strong military hold in Syria, so that is not a decision that you take overnight. You're going to bed and then you thought oh I should do something in Syria, तो okay let's do it tomorrow. ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर वो वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने हर चीज़ सोच के एक पॉलिसी बना ली होगी कि जाएंगे। एंड इफ द इजराइलीज आर काउंटरिंग इट विद ऑल देयर माइट, स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं कोशिश, तो देन उनके भी वो बारे में नहीं है। तो इट पॉइंट्स आउट इन विच डायरेक्शन, और वो जाहिर है डायरेक्शन जाहिर है कि वो परसिस्ट करेंगे अपनी पॉलिसी के साथ और ये उनको रोकेंगे। जब ये सारा मामला होगा तो फिर बात बनेगी। फिर दूसरा देखना ये है कि डीप जाते हैं आप इस पैक्ट के अंदर ट्राइलैटरल में, तो आर्टिकल 5 इन्वोक हुआ है कि नहीं। आर्टिकल 5 इज एन अटैक ऑन वन इज कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल। अगर ये इन्वोक हो गया है तो फिर आपकी रिपरकशंस डिफरेंट हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, बट इट इज़ अ मोमेंटम इज बीइंग बिल्ड बाय टर्की, तुर्किया एंड ऑल्सो बाय इजराइल। तो डायरेक्शन तो ये वही बनती है, कॉन्फ्लिक्ट की डायरेक्शन ही बनती है। ठीक है सर, होपफुली ऐसा ना हो, हमारी बिल्कुल दुआ है कि जंगें ना हो पूरी दुनिया के अंदर। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन फ्रेंच वो मिले हैं MBS से और कुछ अब मुआहिदों की बात हो रही है सर। बिल्कुल इस तनाजुर में कि जब अब आप देख रहे हैं मक्का पैक्ट भी हो गया और जाहिर सी बात है सऊदी अरबिया ने अब एक डिफरेंट पोजीशन ले ली है सर, पहले हमेशा डिफरेंट थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बिल्कुल सेंटर स्टेज पे हैं उसके। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है सर? क्या मीटिंग के अंदर आपको लगता है कोई और बातें भी डिस्कस हुई? हर बात डिस्कस हुई होगी। अब बात ये है कि सिंपली जाहिर है, इफ़ यू नॉट अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग सो यू कैन नॉट से फॉर श्योर कि ओ ये बात हुई है, और यू हैव एन इन्फॉर्मेशन अ डायरेक्ट सोर्स विच टेल्स यू कि जी ये बात हुई है। सर चिड़िया नहीं आपके पास? मेरे पास कुछ चिड़िया नहीं है यार। लोगों के पास तो चिड़िया सर ऐसा लगता है टेबल के नीचे बैठी, वो टेबल के नीचे, कंधे के ऊपर, जी जी, हैट के नीचे, आई डोंट माइंड जितनी मर्जी चिड़िया रखें। मेरे पास चिड़िया नहीं है, मेरे पास एक दिमाग है, उसको इस्तेमाल करके जो मुझे समझ आता है मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आप सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं और वो फ्रांस के साथ जाके एक डील कर रहे हैं, और वो फ्रांस के साथ अपनी मिलिट्री टाइज़ को, इकोनॉमिक टाइज़ को और बाकी टाइज़ को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है कि क्यों कर रहे हैं, वाई नाउ? उसका जवाब ये है सिंपल, आपको भी पता है और हमारे लर्नड और मोस्ट रिस्पेक्टेड नाजरीन को भी पता है कि अमेरिका से अपनी उम्मीदें जब उनकी पूरी नहीं हुई, ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो दे आर लीविंग नो स्टोन अनटर्न टू मेक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया द सेफेस्ट प्लेस ऑन प्लानट अर्थ। फॉर दैट एंड दे हैव कॉन्टैक्टेड पाकिस्तान, दे हैव डन देयर बिट, अपना एक अलाइंस किया है, फिर ट्राइलैटरल में तुर्किया को ऐड किया है, एंड नाउ डाइवर्सिफाइंग अदर देन अमेरिका, एक्सप्लोरिंग ऑल ऑप्शंस जहाँ से उनको मिलिट्री हार्डवेयर मिल सकता है, जहाँ से उनको सपोर्ट मिल सकती है, जहाँ से तगड़े मुल्कों के साथ अपनी अलाइंसेस बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है इस चीज़ में। देखें यूरोप को तेल भी जाना है, और यूरोपियन कंट्रीज़ बड़ा अच्छा हस्ता भी बनाती हैं, तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने वो ख़रीदना भी है, और अलाइंसेस में आने के बाद आपकी पोजीशन मजबूत हो जाती है। तो आप वो पैक्ट्स कर रहे हैं, तो इट्स अ वाइब्रेंट पॉलिसी एज फार एज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इज कंसर्न। दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो इस ईरान और अमेरिका की जंग में KSA के साथ हुआ है वो दोबारा कभी ना हो। तो इट्स अ क्लियर साइन फॉर दैट, एंड यू नो एंड अंडरस्टैंडेबल है। बिल्कुल सही है। अब चलते हैं सर, हमारे प्रेसिडेंट ही हैं ज़ेलेंस्की, यूक्रेन। हमारे तो नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ। प्रेसिडेंट ही है ज़ेलेंस्की, और सर बड़ा मुझे उनके ऊपर बड़ा अफसोस भी होता है। 2 मौक़ों में मुझे बड़ा अफसोस हुआ सर उन पर। पहला मौका वो था जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बुला के उन्हें पूरे मीडिया के सामने ऐसे जिस तरह किसी छोटे बच्चे को आप
यार बेइज्जत देखिए, करते हैं। आप क्यों इस तरह की बात करते हैं? प्रेसिडेंट जेलेंस्की एक शोबिज पर्सनालिटी है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी एक शोबिज पर्सनालिटी है। दो शोबिज पर्सनालिटीज़ ने एक दूसरे के साथ एक जो विजुअल था उसको वायरल किया है। जी। ठीक है, इट इज इन देम ना, जी, इट इज जी, इन जी, देम, बिल्कुल। द फ्लैम्बॉयंस एंड यू नो द शोमैन जो है वो दोनों ही है ना। दोनों ही। तो बस वो आपको पता है स्टेज के बंदे हैं, दोनों कैमरे के बंदे हैं, तो उन्होंने तो ये करना था। सर अब कोई मुझे बड़ी दूसरा बात नहीं। अफसोस हो रहा है, दूसरा क्या? मौका ये। सर यूक्रेन खुद से नहीं कूदा था इस जंग में, बड़े लोग भड़काने वाले और धक्के देने यार वाले। आप देखें ना, स्टेटमेंट देखें ना प्रेसिडेंट जेलेंस्की की, वो कहते हैं कि जी इलेक्शन नहीं होना चाहिए जी। इलेक्शन हुआ तो डिजास्टर हो जाएगा, क्योंकि वो और हार जाएंगे। इलेक्शन तब तक यकीनन इलेक्शन के रिजल्ट गलत आएंगे अगर अभी हुआ। वी आर इन द मिडल ऑफ अ वॉर, और जितने मेरे सपोर्टर्स हैं कंट्रीज यूरोपियन, वो जब तक कंसेंट नहीं देती कि इलेक्शन होना चाहिए तब तक इलेक्शन नहीं होगा। तो आप देखें कि ये इनको बाकी कंट्रीज़ के साथ उन्होंने कहा कि जी उनका कंसेंट होगा, तो फिर ये तो वीकनेस है ना उनकी। वो लाए भी इसी तरह गए थे ना, जी पावर में लाए भी इसी तरह गए थे, लाए गए थे ना। सर ठीक है, अब इसमें सर अकेले से खड़े हैं सर, ना मिसाइल रहे पास, ना सपोर्ट रही, ना वो पैसे आ रहे हैं, इधर उधर मिन्नतें भी करें और कोई साथ कूदने के लिए तैयार नहीं है। ऑफकोर्स रशिया के साथ लड़ने के लिए क्यों कोई उनके साथ? कम लड़े यार, रशिया के साथ बहुत लड़े, तीन साल तकरीबन, इससे भी ऊपर कितना 4 साल हुए सर। वो 4 साल या और 100 लड़ाई की है ना यार पूरा यूरोप ने। अब यूरोप क्या लड़ता ही रहे। तो अब सर वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन हालात में जबकि अब ये बिल्कुल I एविडेंट told है। you earlier in this program, if you remember, जी, जी। कि जब तक सपोर्ट रहेगी, आपका जी, सवाल आपने था, कहा। मैंने कहा था, जब तक सपोर्ट रहेगी यूरोप और अमेरिका की ये काम चलेगा, वरना नहीं। तो इनका भी देख लेना आहिस्ता 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 आहिस्ता, जब रियल इश्यूज आ जाते हैं ना, जब आपके अपने ऊपर बात आ जाती है, तो फिर आप जो पेरिफेरल आपने पंगे किए हुए होते हैं, फिर आप उन पे कारबंद नहीं रह सकते, उनके साथ कमिटेड नहीं रह सकते। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन यूक्रेन एंड दिस इज़ वाई देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ चेंज इन, मतलब बोलने की हद तक नहीं है। यूके ने कहा है, यूनाइटेड किंगडम ने, कि हम मिसाइल्स की फैक्ट्रियां वहाँ जाके लगा रहे हैं यूक्रेन के अंदर, वहीं बनेंगे और वहीं से चलेंगे, यानी कि उन्होंने इशारा दिया है कि जंग चलेगी। जी। देखिए, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये सपोर्ट किसी टाइम भी कम होगी तो क्या होगा, किसी टाइम भी कम होगी तो जेलेंस्की साहब की चीखें भी निकलेंगी और वो बार बार इलेक्शन को भी पोस्टपोन करेंगे। द कंट्री इज़ इन अ केओस। एक तरफ से अटैक हो रहा है, इतना बड़ा दुश्मन है और वो बस करने का नाम नहीं ले रहे, पीछे भी नहीं हटेंगे, पीछे भी नहीं हटेंगे। तो रिसोर्स भी उनके पास बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ ये वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं, और वेंटिलेटर है अमेरिका और यूरोप। तो अब जब तक वो गुड़ डालते रहेंगे तब तक काम चलता रहेगा, जब नहीं डालेंगे तो फिर चीखें निकलेंगी। ठीक है सर, अब 2 इंटरनल इश्यूज हैं आखिर में, मैंने इसलिए रख लिया कि आपका कमेंट इसके ऊपर चाहूँगा। कश्मीर के अंदर सर अब वो 45 के करीब कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने हलफ उठा लिए, ठीक है, असेंबली फॉर्म में आ गई। ठीक है। ठीक है, एक सिस्टम है वो। और अब नज़र- स्पीकर के और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लड़ रही है, उन्होंने जी, भी कैंडिडेट जी। भेज दिए। तो अब सर जब 45 बंदे भी आ गए, एक सिस्टम आपका चल रहा है, असेंबली भी मौजूद वजूद में आ गई, आपकी इलेक्शन हो गए, क्या प्रॉब्लम है सर? अब क्या रह जाता है पीछे? फिर किसी के पास प्रोपेगेंडा करने के लिए कश्मीर में क्या रहे? मैं आपको जब मैं कहता हूँ तो लोग गुस्से में आ जाते हैं। बाद नहीं में- सर, आप ही की बात मानते हैं, मैं कहता हूँ तो गुस्से में आते हैं। आपकी बात सुनते हैं लोग। नहीं, आपकी भी सुनते हैं, थोड़ी सुनते हैं। तो सर अब क्या रह गया प्रोपेगेंडा करने के लिए? देखिए, बात ये है कि लोगों को इंगेज करें, कानून साजी करें, अपना काम करें। वो महाजरीन की सीटें नहीं चाहिए, और लेजिस्लेशन उसके एंटी पास करके ख़त्म कर। लेकिन मौका तो है ना, कश्मीरी अवाम ने वोट दिया है, कम दिया है, टर्न आउट कम था। एक क्लेम ये है, कुछ कहते हैं पूरा था, कुछ कहते हैं कुछ लोग बाहर थे, कुछ कहते हैं नहीं थे, कुछ कहते हैं धांधी। पाकिस्तान में इलेक्शंस ऐसे ही होते हैं, अनफॉर्चुनेटली। आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस आइडिया। अमेरिका में भी ये ऐसे ही हुए सर। मैं यही कह रहा हूँ ना, हारने वाली पार्टी एक पॉलिटिकल रेटरिक तो होता है ना कि जी नहीं ये तो गलत हो गया। बात मैं ये कर रहा हूँ कि अब कश्मीर के अंदर अब मौका है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें। जो काम हुकूमत का है हुकूमत करे, जो काम आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान का है वो काम वो खुद करें। इट इज़ देयर लैंड, इट इज़ देयर असेंबली, इट इज़ देयर पीपल, टेक केयर ऑफ दैम। आपने इकट्ठे होके कानून खुद बनाना है यार। आप बनाए ना कानून, अपनी मर्जी का बनाए, कौन आपको रोक रहा है? बनाए कानून, इम्प्लीमेंट करें उसको, और जहाँ जोर इम्प्लीमेंट करने पे लगाना है वहाँ जोर लगाए ना, सड़कों पे आके गलत जोर लगा के फ़ायदा नहीं। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। खबर है सर जी, मेडिकल एड के आड़ में इंडिया ने कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ड्रोन जो है अफगानिस्तान को दे दिए सर, और अब
बहुत पुरानी बात है, गाड़ियों में एम्बुलेंसेज में कैश जाता जी। रहा है, असला जाता जी, रहा है, अभी कोई नई हरकत तो नहीं की। इंडिया भी पुरानी हरकतें सर करता दो दिन पहले ये चीज़ इस तरह से एक्सपोज हुई कि सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें, अब पता नहीं सच्ची हैं झूठी हैं, वायरल हो गई, जहाँ जंगल में कुछ ड्रोन खड़े में छुप छुपा के। अब मेरा सर आपसे ये सवाल है, मैंने पहले भी आपसे किया था और पहले भी आपने दिया, जी। इसके ऊपर जवाब थोड़ा सा मुख्तलिफ ऐसे है कि सर एक कॉन्टीन्यूस अब एक सप्लाई जो है अफगानिस्तान के टेररिस्ट को मिल रही है इंडिया की तरफ से, वेरी अनफॉर्चुनेट। सवाल अगर मैं पूछ लूँ इंडिया से और अफगानिस्तान से भी, जी, जी। उसका क्या नुकसान हो रहा है? ठीक है, जी आप निहत्ते बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, उनको कत्ल कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं आप, नुकसान क्या हो रहा है? वो शहीद हो रहे हैं, उनका तो हिसाब किताब हो जाएगा, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? वो जयशंकर पूछ रहा था ना कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट का क्या फ़ायदा है? ये मुंह काला करने का, दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा के आपको क्या मिल रहा है? DNA सेम करके। माई क्वेश्चन इज, you know declared that you have got the same DNA, Cousins हैं सर। brothers हैं, डन हो गया, with different religions and different ideologies and culture, parents and हाँ, सब families कुछ, and everything। लेकिन DNA फिर भी सेम है। वाह सोच का DNA सर। वाह, पता नहीं, अब आप इसको शुगर कोट कर रहे हैं, लेकिन DNA उन्होंने DNA कहा था, सोच का नहीं कहा था, तो वो सेम है। और आप मार रहे हैं बच्चों को, बुज़ुर्गों को और निहत्ते शहरियों को, ख़वातीन को, और आप ब्लास्ट करते हैं, सुसाइड अटैक्स करते हैं कचहरियों में, स्कूलों में, बाज़ारों में, मस्जिदों में। ये है आपकी औकात। तो आप क्या गेन कर रहे हैं? ये कालक अपने मुंह पे मल के आप क्या गेन कर रहे हैं? सवाल तो ये है ना, इसका जवाब भी दें कभी अगर आपके पास हो तो। बिल्कुल सही है सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, रीसेंट इंसिडेंट है इसलिए अभी हुआ है थोड़ी देर पहले। एक वीडियो है सर, एक ब्रिगेडियर साहब इन यूनिफॉर्म सरहद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में खड़े हैं। अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जो अहलिया हैं वो उधर कहीं जॉब करती थी, कोई प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट का, गालिबन बदतमीज़ी हुई शायद उनकी अहलिया के साथ। जो भी अहलिया ने ब्रिगेडियर साहब को कॉल की, वो यूनिफॉर्म में आ गए वहाँ पे, स्टूडेंट्स के पास पहुँचते हैं, कुछ ऊंच नीच बातचीत होती है और वहाँ पे लड़ाई हो जाती है सर। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ब्रिगेडियर साहब के ऊपर भी FIR कट गई, ब्रिगेडियर साहब के ऊपर इंक्वायरी शुरू होगी महकमाना, क्योंकि वहाँ पे फायरिंग भी हो गई। ठीक सर अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, दोनों एंगल से आप हमें कंफर्म कर दें। ब्रिगेडियर साहब यूनिफॉर्म में हैं, वाई वॉज ही देयर इन द फर्स्ट प्लेस? अगर उनकी बीवी के साथ था भी कोई मसला तो एडमिन है ना सर, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी भी है, पुलिस भी है, पुलिस खड़ी नजर आ रही है वहाँ पे, इसको एड्रेस कर दें सर, वो क्यों गए? और अगर वो चले गए तो जो स्टूडेंट थे उन्होंने सर हाथापाई की और यूनिफॉर्म को खींचा, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पाक फौज के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म पे कोई हाथ बंदे के डालेगा साथ भी हो सकते हैं, जी, बंदे के यूनिफॉर्म साथ पे भी कोई हो हाथ सकते हैं, डालेगा तो situation हमारा है। दिल, ये डिसरिस्पेक्ट हुई है। हाँ। इसके ऊपर आंसर कर दें। देखें, पहले तो मुझे पूरा वाक़या नहीं पता, लेकिन द वे जो मैंने थोड़ा से ग्लिम्प्सेस के देखे हैं, उसमें मुझे ये समझ आती है कि उनको किसी ने मैन हैंडल करने की कोशिश की, उनको किसी ने को हाथ मारा या कुछ इस तरह किया, एंड ही वाज इन यूनिफॉर्म। पहला आपका सवाल कि वो यूनिफॉर्म में वहाँ क्यों गए, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, आई डोंट नो व्हाई ही वेंट देयर इन यूनिफॉर्म। जी, इट सीम्स लाइक एज इफ ये डे टाइम है, यूनिवर्सिटी लगी हुई है, और उनकी जो मिसेज हैं, जी, जी। अगर वो वहाँ पे सपोजिटली एक टीचर हैं, जी। तो वो कॉलेज लगा हुआ है या यूनिवर्सिटी लगी हुई है, दिन का टाइम, तो उस दिन के टाइम पे अगर ब्रिगेडियर साहब अपनी जॉब पे हैं तो ही मस्ट बी इन यूनिफॉर्म। और अगर खातून खाना उनको कॉल करके किसी इमरजेंसी में बुलाती हैं, कोई एजिटेशन है या उन पर कोई हमला हुआ है, आई एम अज्यूमिंग, अगेन आई डोंट नो, तो ब्रिगेडियर साहब, मेरे नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी आदमी के पास भी ये टाइम होगा कि पहले वो घर जाके कपड़े बदले और फिर वो आए और फिर वो बीवी की मदद को पहुंचे। तो एज ही वॉज वो वहाँ पे पहुंच गए। जब वो वहाँ पे पहुंच गए तो मामला लंबा हो गया। अब स्टूडेंट्स ने शायद ये परसीव किया होगा कि हमें धौंस ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं वर्दी की, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। उनको ये सोचना चाहिए था कि उम्र में उनके बाप की जगह हैं और सफ़ेद उनके बाल हैं और यूनिफॉर्म पहना हुआ है पाक आर्मी का, उनको थोड़ा सा रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए था स्टूडेंट्स को। दूसरी चीज़, मुझे नहीं पता कि गलती किसकी है, क्या हुआ, ब्रिगेडियर साहब ने कोई गलती पहले की या कोई गाली पहले दी या हाथ पहले उठाया, आई डोंट नो एंड आई एम नॉट फेवरिंग इट। उन्होंने गन निकाल के फायरिंग की, बिल्कुल ठीक नहीं किया, और उसके बाद उन पर एक पर्चा हो गया, ये भी बिल्कुल ठीक हुआ। ये यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। उनको हाथ लगाया क्यों गया, क्वेश्चन ये है, उनकी बीवी के सामने। जी जी, पहली बात ही। फिर एज का फैक्टर है। हमारा माशरा जो है ना, वो इन बाउंड्रीज से बाहर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली पिछले 8-10 साल में ये तमीज़ का एलिमेंट हमारे माशरे में से ख़त्म हो गया। अगर एक बंदा आया है और अपने साथ पूरी ब्रिगेड लेके नहीं आया तो लड़ाई नहीं बनती। लड़ाई नहीं बनती। अगर आप तादाद में ज़्यादा हैं, उम्र में कम हैं,
और वो एक खामद अपनी बीवी की रेस्क्यू के लिए आ रहा है तो रिस्पेक्ट दैट। जी आप उन पे हाथ ना फिर उठाएं। यस, जितना मर्जी वो खफा हैं, खफा होंगे, जाहिर है उनकी बीवी के साथ कोई बदतमीजी हुई होगी वो खफा होंगे, किसी की भी बीवी के साथ बदतमीजी होगी वो खफा होगा और वो खड़ा भी होगा। तो इन दैट सेंस मैं ब्रिगेडियर साहब के साथ हूँ। फायरिंग उनको नहीं करनी चाहिए थी। फायरिंग मेरे ख्याल में उन्होंने तब की है, जो ग्लिम्स मैंने देखा है, जब लोगों ने मारना शुरू किया उन्हें तो उन्होंने फायर किया है, विच इज अगेन ए सोल्जर की ट्रेनिंग है। हमला हुआ है, ही डिड नॉट बैक डाउन, वो पीछे नहीं हटे, वो डरे नहीं, वो तादाद से नहीं डरे, वो लोगों से नहीं डरे, ही रिएक्टेड। एंड सिचुएशन ऐसी है, समझने वाली बात है। महकमे ने जो किया बेहतरीन किया, महकमे के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। एक जिम्मेदार अफसर है, वर्दी पहनी हुई है, तो महकमा कुछ और कर नहीं सकता था। महकमा भी ठीक है। ब्रिगेडियर साहब के सर्कमस्टांसेस बड़े कंपेलिंग हैं, स्टूडेंट्स के भी कंपेलिंग होंगे, मैं उनको भी गुंजाइश दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ एक बंदा था अगर और साथ और मुझे कोई नज़र नहीं आया तो एक बंदे के ऊपर 10 बंदों को अटैक नहीं करना चाहिए। वो भी उनकी उम्र में बड़ा था मेरे ख्याल में। बिल्कुल पाकिस्तानी माशरा है, हो सकता है उनके बच्चे उधर पढ़ते हो सकता है वाकई बीवी, जो भी सिनेरियो था और बीवी खड़ी हुई। प्लीज़ स्टूडेंट्स को आप क्या सीख रहे हैं, इट कुड हैव बीन योर वालिद, आपकी वालदा हो सकते थे। अगर आपके वालिद या वालदा आर्मी में हैं तो आप उनके साथ भी यही बदतमीजी करेंगे, चाहे वो आपको डांटें या आपको कोई बुरा भला कह दें या आपको कोई पुश एंड शव करें तो आप उन्हें मारने लग जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करें। थोड़ा सा बड़े का लिहाज हमारे यहाँ एक इनहेरेंट एक राइट समझा जाता है, एंड वी टेक प्राइड इन इट सर, एंड आई कंडेम द फायरिंग, आई कंडेम इट, बट यू नो लेइंग हैंड्स ऑन एन एल्डर हु इज ऑल्सो वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, मेरे लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी कानूनी कार्रवाई हुई है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, महकमाना कार्रवाई बनती है, वो भी एज़ पर रूल्स बिल्कुल होनी चाहिए। बट दिस इंसिडेंट इज़ अनफॉर्चुनेट, आई डोंट लाइक इट। बिल्कुल सर, अच्छे विजुअल्स नहीं थे। थैंक यू वेरी मच सर। आप तालीम भी हमारी करते रहते हैं, आप हमें एजुकेट करते हैं चीज़ों के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। दो चीज़ों को अनस्पोकन प्रिविलेज हासिल है इस मुल्क में, खवातीन और बुजुर्ग। बिल्कुल, इन तरफ किसी को देखने की हमारा कल्चर है ना जी, इसको थोड़ा सा तो वेटेज दें प्लीज। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। प्रोग्राम आपने देखा जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।